क्लास 7 चैप्टर 2 ऑफ एसएसटी। राजा और उनके राज्य। ये 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ और ये मानचित्र 1 में उपमहाद्वीपों के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले मुख्य राजवंशों को दिखलाया गया है। मानसिक में गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चौल और चौहानों के स्थान का निर्धारण कीजिए। क्या आप आज के उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था? परिवर्तनशील सीमाएं। ये सारी परिवर्तनशील सीमाएं हैं। यहाँ से ऐसे इंद्रप्रस्थी, चहमानी, गुज्जर प्रतिहार, चंदेल, प्रयाग, यहाँ पे मंसूर के अरब, यहाँ पे मुल्तान के अरब, यहाँ पर तिब्बत, ये नेपाल, कन्नौज, ये प्रयाग, ये बनारस, पहाड़पुर, ये पाल, कलिंग, गंगा, उत्कल, ये राष्ट्रकूट, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी। नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी के आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने अपने महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का जो महान स्वामी होता था उसे कहते थे महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा करते थे। स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का, अब हमारे ऊपर किसी स्वामी का अधिकार नहीं है, हम उनके आधिपत्य से स्वतंत्र हैं। तो इस तरह के भी वो दावे कभी कभी कर देते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन के राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राज्यों के अधीनस्थ थे। तो जो कर्नाटक के चालुक्य राजा थे, कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे दक्कन के राष्ट्रकूट। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनस्थता से इनकार कर दिया था। तो 8वीं सदी के मध्य में, 8वीं सदी स्टार्ट हुई तो उसके मिडल में जो राजकूट प्रधान था उसका नाम था दंती दुर्ग। उसने क्या किया, उसने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया कि मैं चालुक्य स्वामी के अंडर में नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है राजा, ना मैं इनका गुलाम। उन्हें हराया और हिरण्यगर्भ मतलब शाब्दिक अर्थ मतलब सोने का गर्भ, हिरण्यगर्भ मतलब सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। किसने किया? दंती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट के जो प्रधान थे दंती दुर्ग, उन्होंने स्वामी की अधीनस्थता को इनकार कर दिया, उनके अधीन नहीं हूँ मैं। उन्हें हराया और एक अनुष्ठान किया जिस अनुष्ठान का नाम था हिरण्यगर्भ। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था, उस समय जो ये अनुष्ठान किया गया था हिरण्यगर्भ, यह है ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न या समाप्त या स्टार्ट या फिर जो भी प्रिपरेशन थी वो ब्राह्मण किया करते थे, अनुष्ठान वगैरह सारे यज्ञ वगैरह। तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय ना होते हुए भी, अगर वो जन्म से क्षत्रिय नहीं भी है, जो याजक है, याजक मीन्स जो अनुष्ठान करवाने वाला है, वो जन्म से क्षत्रिय नहीं है, फिर भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। तो ये अनुष्ठान करवाने से, जो जन्म से क्षत्रिय कुल में, क्षत्रिय उसमें पैदा नहीं हुआ है, तो ये अनुष्ठान करवाने से वो इस क्षत्रियत्व को दोबारा प्राप्त कर सकता है। तो कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। और उस समय जो अमीर वर्ग परिवार से लोग थे, उद्यमी परिवार के जो पुरुष थे, उन्होंने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया कि हमारे पास बहुत सैन्य शक्ति है, पावर है, बहुत सारे सैनिक हैं। मिसाल के तौर पर देखिए तो कदम्ब, मयूर शर्मण और गुज्जर प्रतिहार कौन थे? हरिचंद्र ब्राह्मण थे। कदम्ब और गुज्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। तो कुछ जो अमीर उद्यमी परिवार के जो पुरुष थे, वो अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल करते थे, लोगों को अपनी सेना से डराने का कार्य करते थे। और उसमें से थे कदम्ब, मयूर श्रमण और गुज्जर प्रतिहार के हरिचंद्र ब्राह्मण थे। वो थे ब्राह्मण, लेकिन उन्होंने अपनी जो परंपरागत पेशा जो था उनका, उसको छोड़कर उन्होंने शस्त्र उठा ले, शस्त्र को अपना हथियार बना लिया, अपनी शक्ति बना ली, सैन्य कौशल को अपनी शक्ति बना ली। और उन्होंने इस तरह सैन्य कौशल का इस्तेमाल करते हुए कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए।
ये है चित्र एक, जिसमें है एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। राज्यों में प्रशासन। इन नए राज्यों में से कईयों ने महाराजाधिराज, राजाओं के जो राजा होते हैं उन्हें कहा जाता है राजाधिराज। त्रिभुवन चक्रवर्तिनी, मतलब तीनों भवनों का जो स्वामी, मतलब राजाओं को संबोधित करने के लिए इन शब्दों का वो इस्तेमाल करते थे। महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्तिनी, तीनों भवनों पर विजय प्राप्त करने वाला, तीनों भवनों का स्वामी, और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण कर रखी थी इन राजाओं ने। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और हाथ किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी भी करते थे। तो जो उनको ये टाइटल्स मिले थे, पर वो अपने जो सामंत थे और अपने जो किसान, व्यापारी थे, ब्राह्मणों के जो संगठन थे, उनके साथ भी अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों के उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। तो राज्यों के जो उत्पादक थे, जो प्रोडक्शन करते थे, किसान फसल वगैरह उगाते थे, पशुपालन से दूध वगैरह जो भी प्रोड्यूस होता था, और कारीगर जो भी चीज़ें बनाते थे, बेचते थे, संसाधन जितने भी इकट्ठे किए जाते थे, इन सभी राज्यों में से किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य भी किया जाता था। तो इन किसानों को, जो भी कारीगर थे, उन लोगों को अपने उत्पाद जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका एक हिस्सा डोनेट करने के लिए या त्यागने के लिए उन्हें बाध्य किया जाता था। उन्हें करना ही करना है, अपनी प्रोडक्शन का, उत्पादन का एक हिस्सा उन्हें त्यागना ही है, और इस चीज़ के लिए उन्हें फोर्स किया जाता था, बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, और इसी को पहले लगान कहा जाता था, टैक्स कहा जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। क्योंकि जो उनसे टैक्स लेता था, उनसे जो लगान लेता था, वो अपने आप को भूस्वामी कहता था कि ज़मीन पर मेरा अधिकार है। तो जिसकी ज़मीन पर फसल उगाई जा रही है, पशुपालन किया जा रहा है, कारीगरी करी जा रही है, संसाधन इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो उसको भी उसका एक हिस्सा देना होता है, और उसके लिए उसे बाध्य किया जाता था। तो राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। जो ये टैक्स था वो व्यापारियों से भी उस समय लिया जाता था। 400 कर है तमिलनाडु के शासन करने वाले। तमिलनाडु में कौन शासन करता था? चोल वंश के। जो अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेट्टी। तमिलनाडु में शासन करने वाला जो चोल वंश था, उनके जो अभिलेख मिले हैं उसमें कई किस्मों के करों के बारे में हमें उनमें सूचना मिली है, सूचक शब्द मिले हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स मिले हैं जिससे उन्हें ये पता चलता है, याद होता है कि कई प्रकार के टैक्स थे। तो जिसमें से एक टैक्स का नाम था वेट्टी। वेट्टी मीन्स जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। मतलब आप टैक्स मत दो, आप अपनी फसल का किसी चीज़ का 1% मत दो, लेकिन आप उसके बदले श्रम करो, हमारे लिए शारीरिक श्रम करो, कार्य करो, यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। तो ये था वेट्टी कर। मकान पर छज्जा जो डालते हैं, डालने पर लगने वाला कर। और एक दूसरा कर था, जो अगर अपने मकान पर छज्जा डालेगा तो उस पर भी टैक्स लगेगा। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर। और एक टाइप का कर था जो खजूर के या ताड़ के पेड़ों पे चढ़ेगा, क्योंकि उस समय लोग ताड़ी, ये सब ऊँचे खजूर के पेड़, नारियल के पेड़, इस पर चढ़ने के लिए भी वो अगर सीढ़ी का इस्तेमाल करेगा, खुद से चढ़ा तो ठीक है, कर नहीं देना पड़ेगा, अगर जो सीढ़ी का इस्तेमाल करके इन पर चढ़ेगा तो सीढ़ी के लिए उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक टाइप का कर, छज्जा लगाने के लिए कर, पेड़ पे सीढ़ी से चढ़ने का कर, और दूसरा नकद मत दो तो श्रम दो, शारीरिक श्रम दो। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। तो तमिलनाडु के जो ये चोल वंश, तमिलनाडु पे जो शासन करते थे चोल वंश, उनके अभिलेखों से ये इस टाइप के करों के बारे में सूचना मिली है, सूचक शब्द मिले हैं। 400 से ज़्यादा, मतलब 400 से ज़्यादा टाइप के कर्स वहाँ पे उस समय लगाए गए होते थे। प्रशासन का यह रूप आज भी व्यवस्था में किन मायनों से भिन्न था? करेंगे क्या आज इनमें से कोई कर वसूले जाते हैं? आज तो इस तरह के कोई कर वसूले, शायद श्रम वाले वसूले जाते हैं, नकद में दो, काम करके जाओ। खैर, ये साधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। ये संसाधन जो है राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। इससे राजा को काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता था, वो उसका फाउंडेशन थी। साथ ही मंदिरों के दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। तो मंदिरों के जो दुर्ग होते थे उनके निर्माण के लिए भी इस्तेमाल होते थे, सारे संसाधन लगते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे, युद्ध की लड़ाई में भी इस्तेमाल होते थे, जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलते थे। धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच में से ही की जाती थी। तो जो टैक्स वसूलेंगे वो जो होंगे पदाधिकारी, वो एक प्रभावशाली संपन्न
उद्यमी परिवार, रिच फैमिली से होंगे, वही इन पदों पर बैठेंगे और जाके टैक्स वसूलेंगे। और प्रायः वंशानुगत होती थी, मतलब अगर किसी के पापा हैं वो टैक्स वसूले तो उनका बेटा भी उनकी पोजीशन पर आएगा। जब उनके पापा नहीं रहेंगे फिर उसका बेटा, फिर बेटे का बेटा, तो वो वंशानुगत भी होती थी ये राजस्व वसूली। सेना में भी ऐसा ही होता था। सेना में भी भर्ती पदों पर जो नियुक्ति होती थी वो सब वंशानुगत होती थी और प्रभावशाली परिवारों से ही होती थी। कई बार राजा के निकट संबंधी ही, राजा की फैमिली के रिलेशन में मेंबर्स ही इन पदों पर होते थे। सो वही नेपोटिज्म चलता था पहले भी, ये भी और शायद आगे भी। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दतः सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर, विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। तो कुछ प्रशस्तियाँ, भूमि अनुदान थे, इनका ब्यौरा वगैरह रखते थे, करते थे, जो शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते हैं। हम एक शूरवीर है, विजय योद्धा है, इस तरह के हमारी लोग इंस्पिरेशन ने विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी। तो ये सब कौन रचता था? विद्वान ब्राह्मण रचते थे, जिसमें किसी को शूरवीर, योद्धा, विजय योद्धा दर्शाया जाता था, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। नागभट्ट की उपलब्धियाँ। हम पढ़ेंगे नागभट्ट की उपलब्धियाँ। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपने उपलब्धियों का खास बखान किया है। अपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्तियों के बारे में पढ़ा है आपने, पिछले साल यानी 6th में। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे, प्रशस्ति मीन्स उनकी प्रशंसा की किस्से, कहानियाँ जो विद्वान ब्राह्मण लिखा करते थे। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र, सैंधव, सिद्ध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा है विदर्भ, और कलिंग यानी उड़ीसा का एक हिस्सा है कलिंग के जो राजा थे उनके आगे सभी धराशाही हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने बंगाल का जो हिस्सा है, अनर्त यानी गुजरात का हिस्सा है आज, मालवा जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, किरात जो वनवासी, तुर्क का मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य हैं, और राजाओं को, इन सब के राजाओं को पराजित किया। इस तरह का उनके बारे में प्रशस्तियाँ लिखी जाती थी जो विद्वान ब्राह्मणों द्वारा लिखी जाती थी। तो ये एक प्रशस्ति का वर्णन हिस्सा है, जो एक प्रशस्ति है जो प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया जाता था। तो इसी प्रकार और भी बाकी राजाओं का वर्णन किया जाता था, उनकी विजयों, मतलब उनके बारे में कि उन्होंने इसको हरा दिया, उसको हरा दिया, ये राज्य जीत लिया, ये सब, तो उनकी प्रशंसा की सब किस्से, कहानियाँ उसमें लिखे जाते थे विद्वान ब्राह्मण द्वारा। तो ये सब प्रशस्तियाँ थी जो संस्कृत में लिखी गई थी। इन अभिलेखों में उल्लेखित इलाकों में से कुछ को मानचित्र एक में ढूंढने की कोशिश करें। दूसरे राज्यों ने भी इस तरह के दावे किए थे। आपके विचार में ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए होंगे? राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान के पुरस्कृत करते थे। जो राजा थे ब्राह्मणों को भूमि दान में दिया जाता था। जब उनके लिए प्रशस्तियाँ लिखते थे, उनकी प्रशंसा में सब चीज़ें लिखते थे, तो राजा उनसे खुश होकर उन्हें भूमि दान में देते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे। जो ब्राह्मण थे, विद्वान ब्राह्मण, वो इन प्रशस्तियों को ताम्र पत्रों पर लिखते थे जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे। जिन्हें भूमि मिलती थी उन्हें दिया जाता था ताम्रपत्र अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे। तो इस तरह की ये प्रशस्तियाँ हैं, ताम्रपत्रों पर लिखी जाती थी। ये लैंग्वेज है अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की, कोई शायद कन्नड़ है, तेलुगु, मराठी, शायद संस्कृत। यह है थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है। इस तरह से ब्राह्मण लिखते थे ताम्रपत्रों पर, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है कि 9वीं सदी में एक शासक थे, उन्होंने भूमि दान में दी थी ये ताम्रपत्रों के बदले। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मोहर लगी थी, और इन पर राजसी मोहर लगी होती थी जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। तो इस तरह से प्रशस्तियाँ लिखी जाती थी राजा के लिए। भूमि के साथ साथ क्या क्या दिया जाता था, तो ब्राह्मणों को और क्या क्या दिया जाता था, भूमि दी जाती थी और क्या क्या दिया जाता था, वो है आगे की। यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूदान के तमिल भाग का एक अंश है। तो इसमें क्या क्या दिया गया था ब्राह्मणों को प्रशस्तियाँ लिखने के बदले? हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर, साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमा को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएँ, खुली जगह, चरागाह, एक गांव, बाबी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदल, ज़मीन, हौज़,
अन्नागर, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिस जिसे यह भूमि मिलती थी वह इससे कर वसूली कर सकता था। जिन ब्राह्मणों को भूमि मिलती थी वो कर वसूली भी कर सकते थे और वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूला करते थे। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहन चलाने वाला कर वसूल सकता था। तो जिसके पास वाहन है वही कर वसूल सकता था। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता था। उस टाइम पक्की ईंटें थी, उनके ऊपर जो माले बनवाए जाते थे, फ्लोर बनाए जाते थे। बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता था। ये सब भी उन्हें मिलता था, जो प्रशस्तियाँ लिखते थे और राजा उन्हें ये सब उपहार में देते थे। पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता था। ज़रूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता था, यहाँ तक कि उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। लेक में सिंचाई के जितने संभव स्रोतों का